रिस्क किसकी जान का है? पेशेंट, उस गरीब पेशेंट का जो आपको बरसों से पेमेंट कर रहा है। उसकी पेमेंट से आपने खजाना तो भर लिया, 1,50,000 55,000 करोड़ का आपने खजाना भर लिया, लेकिन उसकी सुविधाओं के लिए आपने खर्च कुछ नहीं करना। ये आप लोगों ने कसम खा रखी है। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूं। आज का विषय विशुद्ध रूप से मजदूरों को लेकर है, विशेषकर औद्योगिक मजदूरों को लेकर। हो सकता है बहुत से लोगों को ये पसंद ना आए, उनकी रुचि ना हो, तो बेशक बोर होने से बच सकते हैं। और हमारा विषय बड़ा गंभीर है। पूरे देश भर में 4.25 करोड़ लोग ESI को हर महीने अपने वेतन का 4% देते हैं, और इन 4.25 करोड़ लोगों के साथ इनको मिलाकर करीब 17 करोड़ लोग इस पर आश्रित हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मजदूरों के पैसे से चलने वाला ESI पूरी तरह से उनके पैसे पे ही निर्भर है, और चलाना काम सरकार का है। बड़े दुख की बात है कि करीब 8 साल पहले ये संख्या जो आज 4.25 करोड़ है 1.5 करोड़ थी। जब 1.5 करोड़ थी तब भी 1500 डिस्पेंसरियां थी देश भर में, और अब 4.25 करोड़ लोग पैसा दे रहे हैं तो भी 1500 ही डिस्पेंसरियां हैं। मतलब जिनसे पैसे वसूल करने हैं उनकी संख्या तो आपने 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा ली, 2.5 गुना कर लिया आपने, लेकिन डिस्पेंसरियों की संख्या नहीं बढ़ाई। क्या मानसिकता है ये? मतलब पैसा तो वसूल कर लो लेकिन उन पर खर्च नहीं करना। ये इंश्योरेंस कंपनियों की मानसिकता होती है। ESI का मतलब है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये भारत सरकार का एक तरह से कॉर्पोरेशन है और एक तरह से निगम है। जबकि अन्य बीमा कंपनियां वसूली करके मुनाफा कमाती हैं, मोटा मोटा मुनाफा कमाती हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। इसके अंदर ये नियम है कि पेमेंट तो सब लोग करेंगे और जिसको जरूरत होगी वो इसका लाभ उठा सकता है। इस नियम के ऊपर ये कॉर्पोरेशन का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसमें फायदा उठाने देना नहीं चाहता जो कॉर्पोरेशन के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं। किस तरह से परेशान किया जाता है, अनेकों उदाहरण हैं। मैं ताजा तरीन उदाहरण की बात कर रहा हूं जो कल ही मेरे नोटिस में आया है। साहिबाबाद का एक औद्योगिक मजदूर जो अपने वहां के साहिबाबाद के हॉस्पिटल में गया, जो इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार चला रही थी। कॉर्पोरेशन के 2 तरीके हैं। कॉर्पोरेशन जो है स्वास्थ्य सेवाओं का काम राज्य सरकारों को सौंप देती है, और उनसे नाम मात्र यानी 12% जो पैसा है वो राज्य सरकार खर्च करती है, बाकी शेष 88% कॉर्पोरेशन देती है। लेकिन लेन देन के झगड़े में सत्यानाश हो रहा है पूरी सर्विस का। तो यूपी सरकार ने, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, कहे कि भाई स्टेट को निकालो बीच से और तुम ही सारा कर लो। तो साहिबाबाद का जो अस्पताल है कॉर्पोरेशन टेक ओवर कर रखा है। उसके बावजूद भी वहाँ जो दुर्गति है उस मजदूर की मैं बताने जा रहा हूँ। वो गया, उसका लेवल 2 का कोई अल्ट्रासाउंड होना था, वहां पे अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ तो उसको भेज दिया गया नोएडा। देखिए, साहिबाबाद से नोएडा गया, नोएडा वालों ने कह दिया जी हमारे यहाँ भी नहीं हो सकता, हमारी मशीन खराब है। उसके बाद वो वापस साहिबाबाद गया, साहिबाबाद ने उसको भेज दिया ओखला, दिल्ली के ओखला हॉस्पिटल में। वहां बोले जी हमारे पास वो ट्रेंड वो नहीं है, वापिस साहिबाबाद चला गया। वहां के बाद वापिस उनको भेजा दिल्ली में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हमारे मेडिकल कॉलेज से भी पुराना मेडिकल कॉलेज है, बसई दारापुर। वहां भी चला गया बेचारा। वहां भी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी तो नहीं हो सकता, वापिस चला गया साहिबाबाद। दुर्दशा देखिए कितने पेशेंट्स की दुर्दशा हो रही है, जिसने पैसा दे रखा है, सारी उम्र से पैसा दे रहा है कॉर्पोरेशन को। अब वहां का जो MS महोदय है वो फोन करते हैं फरीदाबाद वालों को, जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई सूत्रों से, भाई हमारा ये है, इसका आउट ऑफ टर्न आप ही करा दीजिए। क्योंकि आउट ऑफ टर्न इसलिए कि यहाँ भी लंबी लाइन लगी हुई है। पूरे यूपी के, मतलब नोएडा के और साहिबाबाद के और दिल्ली के और गुड़गांव के सब यहाँ पेल ले जा रहे हैं। यहाँ भी लंबी लंबी महीने 2-2 महीने की डेट मिल रही है। इसलिए विशेष निवेदन किया गया कि भाई इसको आउट ऑफ द टर्न देख लो, बड़ा अर्जेंट है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है देख लेंगे, आप हमें पूरी डिटेल और जहाँ जहाँ इसने धक्के खाए हैं
क्या क्या हुआ वो भी हमें भेज दीजिएगा, तो हम आपका आउट ऑफ टर्न कर देंगे। तो वो शायद अभी तक उसकी रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं आई है, आएगी तो उसको देख लेंगे। तो अब मैंने पता कराया कितना बड़ा काम है वो। तो वो काम जो है बाजार में अगर कराया जाए तो 800 रुपये का काम है सारा। मतलब उस 800 रुपये के चक्कर में उसने पूरा दिन वो धक्के खाता रहा। अपनी गाड़ी से भी गया होगा तो 2-4 हज़ार रुपये उसकी कैब में लग गए होंगे, और अगर सरकारी एम्बुलेंस ESI की मिल गई होगी तो इतना ही तेल फूक गया होगा। तो दोनों तरफ से नुकसान तो हो ही गया ना। और जो सारा दिन भटकता रहा वो, और उसके इलाज में डिले हो रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठा रखे हैं मूर्ख तो कम है, बल्कि मैं तो कहूँगा मजदूर विरोधी, जन विरोधी लोग बैठा रखे हैं, जिनका कोई मतलब उनमें कोई रुचि नहीं है, जिनमें कोई संवेदना नहीं है कि किसी मरीज के प्रति क्या होना चाहिए। ये एक उदाहरण है, ये हर रोज हो रहा है। मानेसर से आते हैं, मानेसर वाले भेज देंगे अगर भाई इसका ये अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या MRI कर दो। यहाँ आएगा तो कह देंगे 2 महीने बाद आना। वो वहाँ से आ जाएंगे, वहाँ से आ जाएंगे। यह हर रोज हो रहा है। आके डेट ले जाओ, ये व्यवस्था इनकी चल रही है। अरे क्यों नहीं, हर जगह क्यों नहीं MRI हो रहा, हर जगह एक्सरे क्यों नहीं हो रहा, हर जगह क्यों नहीं आप इस्टेब्लिश करते? नहीं करना, जरूरत नहीं है। हमारा ESI का हॉस्पिटल जो जिसमें जरूरत से ज़्यादा 150% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, 510 बेड का था, अब ये 900 बेड का 800 बेड का बनाकर भरा हुआ है, लेकिन अब स्टाफ नहीं देंगे। ये ओवर कैपेसिटी चल रहा है। और बसई दारापुर का जो है वो आधी कैपेसिटी पे चल रहा है, 48% पे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो हाल चल रहा है, तो अब एक नया फरमान आया है जिसको लेके मैं ज़्यादा चिंतित हूँ, और मैं चाहूँगा कि पूरे मजदूरों के बीच में बात जानी चाहिए। कॉरपोरेशन का एक नियम है, कॉरपोरेशन का नियम है कि जितने भी अस्पताल हैं वो अपने अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर डेवलप करें, हर तरह का इलाज उसको संभव करें। अगर वो इलाज नहीं वहाँ पे कर सकते तो आप उसको सरकारी में रेफर करेंगे, और सरकारी में अगर जगह नहीं मिलती है तब उसको प्राइवेट में रेफर करेंगे। वो तो मर जाएगा इतनी देर में। तो आप जो ड्रामे करते रहोगे, पहले उसको एम्स भेजेंगे, सफदरजंग भेजेंगे, वहाँ जब सीट नहीं मिलेगी तब वो वापस आएगा, फिर आप उसको कहीं रेफर करोगे तो इंतजार ही करता रहेगा मरने का। फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अभी जारी हुआ है। पाठक ध्यान देंगे, श्रोता ध्यान देंगे, जो नियम रेफर करने का है, भाई अगर आपका इलाज नहीं होता तो आप उसको रेफर कर देंगे डायरेक्ट। ये कॉरपोरेशन का एक नियम है, और कॉरपोरेशन के बनाए हुए नियम को आपके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ने उसको खत्म कर दिया। अब ये कहते हैं कि रेफरल बिल घटाना है। RC में दवाइयां नहीं ले रहे हैं, लोकल परचेज करते हैं, तो आपने परचेज ज्यादा क्यों कर दी? अरे RC में लाओ ना दवाइयां, तुम यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाओ ना, तो कोई रेफर क्यों करेगा? जो पूरा NCR का लोग यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, तो सारी जगह सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाते? आपका बसई दारापुर तो पुराना मेडिकल कॉलेज है, वहां पे क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? आपका झिलमिल है, आपका नोएडा है, इनमें क्यों नहीं आप सुविधाएं बढ़ाते? नहीं बढ़ानी, यहाँ भेज दो हर एक को। फिर जब ये करते हैं तो कहते हैं तुम्हारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, प्रति बेड तुम्हारा तो खर्चा बहुत आ रहा है, तुम तो लोकल परचेज बहुत कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, उल्टा इन्हीं के ऊपर कर देते हैं। अभी लेटेस्ट पिछले 2 साल से चल रहा है, भाई यहाँ पे स्टाफ को बढ़ाना है। स्टाफ की पोजीशन ये होती है, भाई जैसे ICU में है, प्रति बेड एक नर्स का होना जरूरी है ICU में, क्योंकि इसके अंदर आप अटेंडेंट अलाउ नहीं करते, और नर्स आप लगाते नहीं। अगर आपके पास 50 बेड का है और आपने 2 या 3 नर्स लगा दी तो उनसे कोई काम चलने वाला नहीं है, और अटेंडेंट उसमें अलाउड नहीं है, तो मरने के लिए छोड़ रखा है आपने। इसी तरह कुछ बेड ऐसे होते हैं जिनमें 6 बेड पे एक नर्स और एक NO, कहीं 4 बेड पे, कहीं 2 बेड पे। तो जितना स्टाफ चाहिए, अब जैसे इसको 900 बेड का डिक्लेयर कर दिया है, तो 900 बेड का कर दिया है, तो 900 नर्सें और आपको 900 NO और बाकी स्टाफ चाहिए, लेकिन जरूरत का आधा स्टाफ भी नहीं है, तो क्या करेगा? अब पता लगा है, मुझे किसी ने बताया है कि अभी एक कमेटी बनाई गई है, वो ये सर्वे करेगी कि कितना स्टाफ चाहिए। अरे गधो, तुम्हें आज तक यही नहीं पता कितना स्टाफ चाहिए? तुम धूल फांक रहे हो इतने देर से, या कहीं स्कूल में मास्टर थे, पटवारी थे, तुम्हें पता ही नहीं? अगर तुम मेडिकल कमिश्नर बन गए हो, तुम MBBS पढ़ के आए हो, तुम्हें यही ज्ञान नहीं है? और अपने घर में ज्ञान नहीं तो पड़ोसी एम्स में जाकर देख लो कितने बेड पे कितना क्या क्या हुआ है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी बताएगी कितना स्टाफ चाहिए। मतलब काम ना करने की, हरामखोरी की ये इंतहा है, किस तरह से काम को टाला जाए। लेकिन जहां डंडा मजबूत होता है, जैसे पहले अपना श्रम मंत्री होते थे हैदराबाद के, शायद दत्तात्रेय, उन्होंने एम्स से डॉक्टर M श्रीनिवास को लेकर वहाँ पे अपना डीन बनाया था। तो क्योंकि श्रम मंत्री का हाथ था और वो खुद मजबूत काम करने वाले थे,
उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी मर्जी का जितनी जरूरत थी स्टाफ की पूरा स्टाफ ले लिया। वहाँ कोई नॉर्म्स के लिए नहीं बोला, तो श्रम मंत्री का डंडा था। लेकिन अब हमारा श्रम मंत्री तो उसे पता ही नहीं हो क्या रहा है। श्रम मंत्री जो हमारे वो मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने गए हुए हैं, श्रम मंत्री हमारे गुड़गांव है के पटौदी के पास जमालपुर के हैं। जो आदमी अपने गांव में सरपंची का चुनाव नहीं जीत सकता, वो मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने जा रहा है। हेडक्वार्टर में जो बाबू बैठे हैं, एमसी बैठे हैं, नालायक निकम्मे बैठे हैं, और क्या नाम वो डीजी जो बैठा हुआ है आईएएस, ये सब निकम्मे बैठे हैं। तो आप मंत्री महोदय आप क्या कर रहे हैं? आपको किस लिए बिठा रखा है यहाँ पे? आपको फुर्सत ही नहीं है, आपको समझ ही कुछ नहीं है। हालांकि 10वीं बार यहाँ पे धक्के खा के जा चुके हैं, पिकनिक बना के आते हैं, कभी मन की बात कर जाएंगे, कभी योगा कर जाएंगे, कभी कुछ कर जाएंगे। तो असल समस्या है उसको नहीं देखेंगे। ये हो क्या रहा है? कोई चिंता नहीं, मरीज मर रहे हैं, मरते रहो, और उनके मरने का और इंतजाम कर दिया कि रेफर नहीं करने और यहाँ पे भेजे जाओ दबा दर। कब तक होगा ये? सुपर स्पेशलिटी इसी अस्पताल के अंदर इतनी बढ़िया डेवलप हो गई हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होने लगा, कैथ लैब लग गई है, तो हार्ट के हजारों केस जिनमें हर केस में लाख लाख 2-2 लाख रुपया रेफरल पे खर्च होता था, वो सारा बचा लिया गया। और तो और आपका एक हाथ कट गया जो आज तक किसी भी ईएसआई अस्पताल में जुड़ा नहीं, वो इन्होंने जोड़ा। आंखों का ट्रांसप्लांटेशन, आंख नई कोर्निया बदलने का काम यहाँ हो चुका, अब किडनी बदलने तक को तैयार हैं। इतना अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो जो बैठे हैं वो कहते हैं नहीं डेवलप नहीं करना और रेफर भी नहीं करना। तो मरीज तो मारने का इंतजाम कर रहे हो। कैंसर के लिए यहाँ कैंसर वालों की लाइन लगी हुई है, और कम से कम भी 40 डॉक्टरों की जरूरत है कैंसर के लिए यहाँ पे। और डॉक्टर है सारा 1 या 2 डॉक्टर हैं, बाकी 2-4 पार्ट टाइम पे पकड़ रखे हैं। पार्ट टाइम के डॉक्टर तो पार्ट टाइम होते हैं, और जो आता है वो भाग जाता है। इतना रश देख के वो नहीं टिकता। अब चारों तरफ जो आपके एनसीआर में जितने बैठे हैं कैंसर के हैं, आपके हॉस्पिटल जो है उनमें कैंसर के पेशेंट आते हैं। इन्होंने किया भी, एंकोलॉजिस्ट जो होता है वो दवाई तो देता है, अपने एमबीबीएस को हफ्ता 10 दिन की ट्रेनिंग दिवा के उसको एंकोलॉजिस्ट बना दिया। जब केस बिगड़ जाता है तब यहाँ कहते हैं कि तो बिगड़ गया। अरे तुम एंकोलॉजिस्ट रखो ना, एंकोलॉजिस्ट यूं थोड़ी बनता है। एमबीबीएस के बाद वो एमडी करता है, डीएम करता है, कई चीज़ और करता है, तब जाके एंकोलॉजिस्ट बनता है। कहते हैं एंकोलॉजिस्ट तो भर्ती करने पर तनख्वाह देनी पड़ेगी। वो एक नौसिखिया एमबीबीएस को बना के उसको एंकोलॉजिस्ट बना देंगे। मतलब इस तरह के वाहियात काम जितने हो सकते हैं वो ये करते हैं। रिस्क किसकी जान का है? पेशेंट, उस गरीब पेशेंट का जो आपको बरसों से पेमेंट कर रहा है। उसकी पेमेंट से आपने खजाना तो भर लिया, 1,50,000 55,000 करोड़ का आपने खजाना भर लिया, लेकिन उसकी सुविधाओं के लिए आपने खर्च कुछ नहीं करना। ये आप लोगों ने कसम खा रखी है। इसका दूसरा पक्ष भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वास्तव में कॉर्पोरेशन है, ये एक महकमा नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है। कॉर्पोरेशन अपने आप में स्वायत्त होता है, और कॉर्पोरेशन के अंदर 1/3 सदस्य जो है कॉर्पोरेट्स हैं वो मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं, 1/3 मालिकों के होते हैं, उद्योगपतियों के, बाकी 1/3 से ऊपर नीचे थोड़ा वो सरकारी अधिकारी लोग होते हैं। जो मजदूरों के हैं वो बड़े बड़े जो हमारे ट्रेड यूनियन संगठन है, C2 है, HMS है, ETUC है, INTEC है, BMS है, न जाने और भी बहुत हैं, तो उनके 12, 14, 15 आदमी हैं। अब दुर्भाग्य इस देश का, इस मजदूर का यह है कि उनको सारा पता ही कुछ नहीं, उनकी कोई रुचि मुझे नजर नहीं आती। जब ये सारी चीज़ें मुझको दिख रही हैं, उनको क्यों नहीं दिख रही हैं? वो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं मीडिया में आते? वो क्यों नहीं उनके दरवाजे पर जाकर रैली करते? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मजदूरों को सचेत होना चाहिए, और जो बातें कही जा रही हैं सारे मजदूरों को इस पर विचार करना चाहिए। आसपास के जो हमारे एनसीआर में कम से कम लोग हैं ये सचेत हो जाएं, और अपने जो बड़े बड़े जो नेता हैं जिनको हमने ठेका दे रखा है उनका भरोसा छोड़ दें, और अपने स्तर पर गठित हो जाएं, अपने स्तर पर गठित होकर विरोध करने की तैयारी करें। जहाँ जहाँ ये एएसआई की सेवाएं प्रॉपर नहीं हो रही हैं, जहाँ जहाँ इनको तंग किया जा रहा है, वहीं वहीं इनको घेराव करना पड़ेगा, वहीं वहीं लट लेकर खड़ा होना पड़ेगा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई उनसे एहसान नहीं मांग रहे, हमने पैसा दिया है, और उस पैसे के बल पे आप खजाना भरते जाओ और काम नहीं करोगे आप, ऐसा तो नहीं चलने देगा मजदूर। अभी तक तो भरोसा ये था भी हमारे नेता ऊपर बैठे कर लेंगे, वो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें और बड़े बड़े काम हैं, वो छोटी है तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इस काम के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। तो मजदूरों को अब यहाँ पर रोज 4,000 4,500 के करीब पेशेंट आते हैं, और किस कदर दुखी होकर भटकते जाते हैं, और उसको वो जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो दुश्मन लगते हैं, ये काम नहीं कर रहे, ये मुझे टका रहे हैं, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। उसको ये नहीं समझ मजदूर को कि ये तो बेचारे बहुत कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, इनके पीछे जो बैठे हुए पर्दे के पीछे वो बदमाशी कर रहे हैं। तो इनके लिए हमें सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए कि ये आदमी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ हमें तैयारी करनी पड़ेगी, और पूरे चाहे राजनीतिक स्तर पर करनी हो चाहे किसी तरह करनी हो, हमें धरने प्रदर्शन के लिए बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होकर इससे मुकाबला करना होगा। पिछले दिनों मेरे नोटिस में एक बात और आई थी, हमने अपने पिछले अंक में लिखा भी है, ईएसआई
कि जितनी भी सुविधाएं हैं ये केवल उनके लिए हैं जो ईएसआई के कंट्रीब्यूटर हैं, जिनका तनख्वाह से कंट्रीब्यूशन कटता है। 2 साल इन्होंने हमसे जबरदस्ती करके, हरियाणा सरकार ने हमसे हमारा हॉस्पिटल छीन लिया था कोरोना के नाम पे। हमारे मजदूर आते थे, उनको बाहर से भगा देते थे। ये बड़ा भारी अन्याय था जिसके लिए हम बोलना चाहिए था, हम नहीं बोल पाए, हमें ध्यान नहीं था। लेकिन अब आगे से हमें सचेत रहना चाहिए, इस तरह की कोई बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। हमारे पैसे का एक तरह से लूट थी वो, और उसका उन्होंने, हरियाणा सरकार ने एक पैसा इसका आज तक भुगतान नहीं किया। दूसरी बात अभी मेरे कानों में पड़ी है कि जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में हरियाणा पुलिस वाले, जिला पुलिस वाले आए थे, वो बोले जी हमें भी 2-4 बेड दे दो डी एडिक्शन के नाम पर। तो वो दे दो भाई। बोले जी यहाँ बेड खाली पड़े हैं। अरे खाली तुम्हारे लिए पड़े हैं कोई? 2-4 का मतलब हो गया, 2 भी दे दो, 4 भी दे दो, तो 6 तो आपको दे दिए, और दे दिए साइकेट्रिक के नाम पे। एक बार आपको बेड मिल जाएंगे, फिर साइकेट्रिक क्या, फिर तो और भी सारे इलाज हो जाएंगे। अंदर आई एक बार बेड मिलना चाहिए, बेड के बाद तो फिर कब्जा हो ही गया। फिर 2 या 4, 6 आगे तो 8 और 10 भी हो जाएंगे। तो इस तरह की घुसपैठ मजदूर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस दिन वो ये लागू करना चाहेंगे, मजदूर इसका कड़ा विरोध करेगा और डट के मुकाबला करेगा। इस तरह की बदमाशी, गुंडागर्दी पहले 2 साल कर चुकी है हरियाणा सरकार, अब ये नहीं करने दी जाएगी। तो इस बारे में मजदूरों को सचेत होना चाहिए और तमाम मजदूर वर्ग को ज़्यादा किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने दम पर संगठित होकर और इस समस्या से निपटने का हमें कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना होगा और अपने आप को लामबंद करना होगा। धन्यवाद साथी।